कभी आपने सोचा है कि अगर दुनिया की सबसे ताकतवर फौज और दुनिया की एक इलाकाई ताकत आमने सामने हो तो फैसला किस चीज से होगा? क्या जदीद तरीन जंगी जहाज, एटमी आबदोजें, मिसाइल और अरबों डॉलर का दिफाई बजट हर बार कामयाबी की जमानत होगा, या कभी ऐसा भी होगा कि सिर्फ चंद किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता पूरी जंग का रुख बदल देगा? आज का मौजू इसी सवाल पे है, लेकिन इस सवाल का जवाब सिर्फ मौजूदा ईरान और अमेरिका के तनाजे में नहीं, बल्कि आज से 700 साल पहले एक ऐसे मुफक्कर ने दिया था जिसके पास ना तो सैटेलाइट थे, ना ड्रोन, ना एआई और ना जदीद अस्करी साइंस। उस शख्स का नाम था इब्ने खुल्दून। हैरत की बात यह है कि आज जब आबनाए हरमुज़ दुनिया की मईशत, आलमी तजारत और बड़ी ताकतों की सियासत का मरकज बनी हुई है, तो दुनिया के कई मुहक्किकीन दोबारा इब्ने खुल्दून की तरफ पलट रहे हैं ताकि यह समझ सकें कि ताकत की असल बुनियाद आखिर है क्या। इब्ने खुल्दून 14वीं सदी में पैदा हुए। उनकी जिंदगी शिमाली अफ्रीका, उंदलस, मिस्र और अरब दुनिया की सियासी हलचल के दरमियान गुजरी। उन्होंने सल्तनतें बनती देखी, टूटते देखी और यह महसूस किया कि अक्सर लोग तारीख को सिर्फ बादशाहों, जंगों और फतुहात की कहानी समझते हैं, जबकि हकीकत उससे कहीं ज्यादा गहरी होती है। उनके नजदीक किसी रियासत की ताकत उसके लश्कर से नहीं, बल्कि उसके मुआशरे, जोग्राफिये, मईशत, आबो हवा और अवाम के बाहमी ताल्लुक से जन्म लेती है। यही वजह है कि उन्होंने अपनी शोहराए आफाक किताब अल मुकद्दमा में एक ऐसा फिक्री ढांचा पेश किया जिसे आज भी सियासियात, इमरानियात और अस्करी हिकमत अमली के तालिब इल्म बुनियादी हवालों में शुमार करते हैं। आप सब पर सलामती हो, मैं यासिर रशीद हूं और आप देख रहे हैं यासिर रशीद ऑफिशियल। नाज़रीन, इब्ने खुल्दून ने एक इस्तिलाह इस्तेमाल की, असबियत। उर्दू में इसे इज्तमाई यकजहती या इज्तमाई वाबस्तगी कहा जा सकता है। उनके मुताबिक कोई कौम उस वक्त मजबूत बनती है जब उसके अफराद सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि एक मुश्तरका शनाख्त, मुश्तरका मकसद और एक दूसरे के साथ मजबूत ताल्लुक से बंधे हुए हो। अगर यह रिश्ता कमजोर पड़ जाए तो बड़ी से बड़ी सल्तनत भी अंदर से खोखली होने लगती है। लेकिन इब्ने खुल्दून ने सिर्फ असबियत पर बात नहीं की, उन्होंने एक और बुनियादी हकीकत बयान की कि जोग्राफिया भी सियासत को तश्कील देता है। पहाड़, सहरा, दरिया, समंदर, मौसम, ये सिर्फ कुदरती चीजें नहीं है, बल्कि ताकत के तवाजुन को बदलने वाले अवामिल हैं। यही वो नुक्ता है जिसने आज के दौर में दोबारा तवज्जो हासिल की। जदीद दुनिया में अक्सर ये तसव्वुर पैदा हो चुका था कि टेक्नोलॉजी ने जोग्राफिया की अहमियत खत्म कर दी। जब बैनुल बर्र-ए-आज़मी मिसाइल हजारों किलोमीटर दूर जा सकते हैं, जब फजाइया चंद घंटों में किसी भी मुल्क तक पहुंच सकती है, जब सैटेलाइट पूरी जमीन पर नजर रख सकते हैं, तो फिर पहाड़, समंदर या तंग आबी गुजरगाहें क्या अहमियत रखती हैं? सर्द जंग के दौरान यही सोच गालिब रही। अमेरिका और सोवियत यूनियन की रकाबत में ज्यादा तवज्जो एटमी हथियारों और मिसाइल्स पे थी, लेकिन सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद एक नई हकीकत सामने आई। बल्कान की जंगें, कफकाज के तनाज़ात, बहेरा जनूबी चीन, बहेरा असवद, नहर सवेज, बाबुल मंदब और अब आबनाए हरमुज़, इसने दुनिया को याद दिलाया कि जोग्राफिया कभी गैर मुतल्लिक नहीं होता, सिर्फ उसकी अहमियत बदलती रहती है। इसी पस मंजर में मारूफ अमरीकी मुफक्किर रॉबर्ट कैपलान ने अपनी किताब द रिवेंज ऑफ जियोग्राफी में लिखा है कि बुनियादी इस्तदलाल यह है कि इंसान टेक्नोलॉजी जरूर बना सकता है, लेकिन जमीन का नक्शा तब्दील नहीं कर सकता। रियासतें अपनी ख्वाहिश के मुताबिक समुद्र पैदा नहीं कर सकती, पहाड़ हटा नहीं सकती और आबी रास्ते अपनी मर्जी से दूसरी जगह मुंतकिल नहीं कर सकती। इसीलिए जोग्राफिया आखिरकार सियासत पे अपना असर दोबारा कायम करता है। दिलचस्प बात यह है कि कैपलान के कई दलाइल दरअसल उसी फिक्री रिवायत से मिलते हैं जिसकी बुनियाद सदियों पहले इब्ने खुल्दून ने रखी थी। अब अगर हम उस नजरिए को मौजूदा मशरक़ वस्ता पे लागू करें तो तस्वीर मजीद क्लियर होती है। ईरान एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहां से खलीज फारिस का तकरीबन पूरा दाखिली रास्ता देखा जा सकता है। उसके साहिल, उसके जजायर, उसके बहरी अड्डे, उसके मिज़ल ऐसे मकाम पर है जहां से वो दुनिया की अहम तरीन तजारती शहरत पे असरअंदाज होने की सलाहियत रखता है। दूसरी तरफ अमरीका, दुनिया की सबसे बड़ी बहरी ताकत, लेकिन उसे हजारों किलोमीटर दूर से अपने बहरी बेड़े यहां लाने पड़ते हैं। उसका हर जंगी जहाज, हर ईंधन बरदार बहरी जहाज और हर सप्लाई लाइन एक लंबे रास्ते से गुजरकर इस खत्ते तक पहुंचती है, जबकि ईरान अपने घर के दरवाजे पे खड़ा है। यही वो फर्क है जिसे इब्ने खुल्दून शायद एक जुमले में यूं बयान करते हैं कि ताकत सिर्फ हथियारों की तादाद नहीं, बल्कि उस जमीन की भी होती है जिस पर वो हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। यही वजह है कि हालिया बहरान में दुनिया ने एक अजीब मंजर देखा। अमेरिका के पास जदीद तरीन बहरी बेड़े मौजूद थे, लेकिन ईरान ने कभी यह दावा नहीं किया कि वो अमेरिकी बहरिया को मुकम्मल शिकस्त दे देगा। उसकी हिकमत अमली ही कुछ और रही।
اسے معلوم تھا کہ اگر وہ صرف چند بحری جہازوں کو خطرے میں ڈال دے، اگر چند بحری راستوں پر بارودی سرنگوں کا خدشہ پیدا کر دے، اگر انشورنس کمپنیز جہاز بھیجنے سے ہچکچانے لگیں، اور اگر عالمی منڈی کو یہ یقین ہو جائے کہ کسی بھی وقت نقل و حمل رک سکتی ہے، تو اس کا معاشی اثر کسی بڑے بحری جنگ سے زیادہ ہو سکتا ہے۔ یہی وہ مقام ہے جہاں جغرافیہ عسکری طاقت سے نکلا اور عالمی معیشت پہ اثر انداز ہوا۔ اس نظریے کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ آگے چل کر یہی سوال پوری دنیا کے سامنے کھڑا ہونے والا ہے کہ کیا آبنائے ہرمز صرف ایک سمندری راستہ ہے یا 21ویں صدی کی عالمی سیاست کا وہ مرکز جہاں ابن خلدون کی 700 سال پرانی فکر آج بھی زندہ نظر آتی ہے۔ اور سوال یہ کہ آخر صرف چند کلومیٹر چوڑا یہ راستہ دنیا کی معیشت کو کیسے اپنی گرفت میں لے گیا؟ امریکہ جیسی سپر پاور محتاط کیوں ہوئی؟ اور ایران کس طرح اپنے جغرافیے کو معاشی اور سیاسی ہتھیار میں تبدیل کر چکا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آبنائے ہرمز میں کیا ایسی بات ہے جس نے عالمی طاقتوں کی سیاست کو تہوبہ لا کر کے رکھ دیا؟ دنیا میں کئی اہم آبی راستے موجود ہیں، نہر سویس ہے، باب المندب ہے، آبنائے ملاقہ ہے، پینما کینال ہے، لیکن آبنائے ہرمز کی حیثیت ان سب سے مختلف ہے۔ اس سب کی وجہ اس کا محل وقوع نہیں بلکہ وہ حجم ہے جو روزانہ وہاں سے گزرتا ہے۔ دنیا میں سمندر کے راستے منتقل ہونے والے خام تیل کا 5واں حصہ، مائع قدرتی گیس کی بڑی مقدار کا یہ راستہ ہونا، جاپان، جنوبی کوریا، چین، بھارت اور یورپ کے کئی ممالک اپنی توانائی کی ضروریات اسی گزرگاہ پہ انحصار کر کے پوری کرتے ہیں۔ چند دن کی غیر یقینی اور اس کا اثر صرف خلیج تک نہیں بلکہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، شنگھائی اور ممبئی کی منڈیوں تک پہنچنے والا۔ تو وہاں پر ایک بنیادی حقیقت سامنے آتی ہے۔ اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی سمندری راستے کو بند کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سینکڑوں جنگی جہاز آ جائیں گے اور مکمل بحری جنگ شروع ہو جائے گی۔ عملی دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ جدید تجارت جو ہے وہ اعتماد پر چلتی ہے۔ اگر جہاز کے کپتان کو یہ اطلاع ملے کہ راستے میں بارودی سرنگیں ہوں گی، اگر انشورنس کمپنی خطرے کا درجہ بڑھائے، اگر تیل لے جانے والے بحری جہازوں کے مالکان اضافی اخراجات کا مطالبہ کریں، اگر بندرگاہوں پر تاخیر شروع ہو جائے تو تجارت خود بخود سست پڑنے لگتی ہے۔ یہ وہ نقطہ تھا جسے ایران برسوں سے اپنی حکمت عملی کا حصہ بناتا آیا۔ اسے یہ معلوم تھا کہ ہمیشہ گولی چلانا ضروری نہیں ہے، کبھی صرف خطرے کا احساس بھی وہ نتائج پیدا کر سکتا ہے جو براہ راست حملہ نہیں کرتا۔ اس وجہ سے یہ حکمت عملی نہیں۔ اور حالیہ جنگ میں ہم نے یہ دیکھا، یہ جو 13 دن چلی، اس میں تیل کی قیمتیں کم بڑھی لیکن انشورنس پریمیم بڑھ گئے۔ دنیا کے تنگ آبی راستوں نے بڑی سلطنتوں کو مشکلات میں ڈالا ہوا ہے۔ قدیم یونان میں سلامس کی بحری جنگ اس کی نمایاں مثال ہے۔ اس وقت فارس کی سلطنت کے پاس بحری جہازوں کی تعداد کہیں زیادہ تھی، لیکن یونانیوں نے کشادہ سمندر میں مقابلہ کرنے کی بجائے ایک تنگ آبی گزرگاہ کا انتخاب کیا تھا۔ وہاں بڑی بحری قوت اپنی پوری طاقت استعمال نہیں کر سکی۔ جنگ کا نتیجہ بدلا۔ اس واقعے نے عسکری تاریخ کو یہ سبق دیا کہ جغرافیہ بعض اوقات فوجی برتری کو بھی محدود کر سکتا ہے۔ اسی اصول کو بعد میں مختلف ادوار میں مختلف ریاستوں نے اپنے اپنے انداز میں استعمال کیا۔ اگر آج کے حالات پہ نظر ڈالیں تو ایران کی پوری بحری حکمت عملی اسی سوچ کے گرد ہے۔ ایران جانتا ہے کہ وہ کھلے سمندر میں امریکی بحری بیڑوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اس لیے اس نے اپنی توجہ ایسے ذرائع پہ مرکوز کی جن کی لاگت کم اور ان کا اثر زیادہ ہو۔ ساحلی میزائل، تیز رفتار کشتیاں، بارودی سرنگیں، خودکش ڈرون، ساحلی ریڈار، زیر زمین میزائل اڈے، خلیج کے اندر موجود چھوٹے جزائر، یہ اس کی اسٹریٹجی کا حصہ رہے۔ ان تمام عناصر کا مقصد ایک ہی تھا، یعنی دشمن کو یہ یقین دلا دیا جائے کہ اگر وہ اس علاقے میں داخل ہوگا تو اس کی قیمت اس کی توقع سے کہیں زیادہ ہوگی۔ تو یہاں پر ابن خلدون کا نظریہ دوبارہ سامنے آتا ہے۔ ابن خلدون نے کہا تھا کہ طاقت صرف وسائل سے پیدا نہیں ہوتی بلکہ ان وسائل کو استعمال کرنے کی صلاحیت بھی اتنی ہی اہم۔ ایران کی معیشت امریکہ سے بہت چھوٹی ہے، اس کا دفاعی بجٹ بھی امریکی بجٹ کے مقابلے میں معمولی سا ہے، اس کی بحریہ بھی امریکہ کے مقابلے میں محدود وسائل رکھتی ہے، لیکن اس نے اپنی جغرافیائی حیثیت کو ایسی حکمت عملی میں تبدیل کیا جس نے طاقت کے روایتی پیمانے کو چیلنج کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ مغربی تجزیہ کار اس صورتحال کو جغرافیائی برتری کا نام دیتے ہیں، جہاں کمزور ریاست اپنے محل وقوع کی وجہ سے طاقتور ریاست کے فیصلوں پر اثر ڈالنے کی صلاحیت حاصل کر لیتی ہے، لیکن صرف جغرافیہ بھی کافی نہیں ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو دنیا کے ہر اہم مقام پر موجود ملک عالمی طاقت بن جاتا۔ حقیقت یہ ہے کہ جغرافیہ صرف مواقع فراہم کرتا ہے، ان مواقعوں کو فائدے میں تبدیل کرنا یہ ریاستی منصوبہ بندی، عسکری تیاری اور
पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ऊपर मुनहसर है। यही वजह है कि खलीजी अरब रियासतें भी बरसों इस मसले का हल तलाश करती रही। सऊदी अरब ने मशरकी इलाकों से तेल को बहरा अहमर तक पहुंचाने के लिए पाइपलाइंस का निजाम बनाया, जरूरत पड़ने पर आपने हरमुज पे इन्हिसार को कम किया। यूएई ने फुजेरा तक मुतबादिल रास्ता कायम किया ताकि कुछ मिकदार जो है वो बराह रास्त खलीजी ओमान तक पहुंचे। इसके बावजूद हकीकत यह रही कि आज भी उनकी बड़ी बरामदात इसी समुद्री रास्ते से वाबस्ता है। यही मजबूरी उन ममालिक की खारजा पॉलिसी में नजर आ रही है। अगरचे उनके अमेरिका के साथ मजबूत दिफाई ताल्लुकात हैं, उनकी सरजमीन पे अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, जदीद असलहा भी वहीं से हासिल होता है, लेकिन उसके साथ साथ वो ईरान के साथ सिफारती राबिते बरकरार रखते हैं। उसकी वजह सिर्फ सियासी मसलहत नहीं बल्कि जोग्राफिया। पड़ोसी तब्दील नहीं किए जा सकते। अगर एक ही समंदर, एक ही तजारती रास्ता और एक ही खित्ता मुश्तरक हो तो मुकम्मल तसादुम सबके लिए नुकसानदेह होता है। इसीलिए ओमान, कतर और बाज़ औक़ात कुवैत ने मुख्तलिफ बहरानों में सालसी का किरदार अदा किया ताकि कशीदगी उस हद तक ना जाए जहां से वापसी मुमकिन ना हो। ये तमाम हकायक एक बड़े सवाल की तरफ लेके जाते हैं कि अगर जोग्राफिया इतना अहम है तो फिर क्या सिर्फ जमीन और समंदर ही ताकत पैदा करते हैं या उसके साथ कोई और उनसर भी जरूरी है? इब्ने खुल्दून का जवाब क्या था? उनके नजदीक जोग्राफिया सिर्फ बुनियाद फराहम करता है, असल कुव्वत उस मुआशरे से पैदा होती है जो उस जमीन के ऊपर आबाद हो, यानी वहां पर असबियत जो है वो सामने आती है। क्योंकि बाज़ औक़ात एक कमजोर दिखाई देने वाला मुआशरा भी ज्यादा ताकतवर हरीफ के सामने तवील अरसा खड़ा रहने की सलाहियत पैदा कर लेता है। और हमने मौजूदा दौर के अंदर ये देखा कि जब ईरान पे हमले हुए उससे एक महीना पहले ईरानी अवाम अपने हुक्मरानों के खिलाफ थी, लेकिन जब हमले हुए तो सब यकजा थे। कई ममालिक को कुदरत ने बेहतरीन मोहल्ले वकू दिया है, फिर भी वो अंदरूनी इंतशार, मुआशी कमजोरी और सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से अपना फायदा हासिल नहीं कर सके। इब्ने खुल्दून का दूसरा बुनियादी नजरिया यहां पर यह है असबियत का। उनके नजदीक रियासत की असल ताकत उसके लोगों की इज्तमाई वाबस्तगी, कुर्बानी के जज्बे, रियासती इदारों पर एतमाद और मुश्तरका मकसद में पोशीदा। अगर वो बुनियाद कमजोर पड़ जाए तो बेहतरीन जोग्राफिया भी रियासत को नहीं बचा सकता। तुर्की के मुहक्किक हैं कादिर जानतान और इस्लामी मुफक्किर डॉक्टर तहसीन गॉर्गन। दोनों इस बात पे जोर देते हैं कि इब्ने खुल्दून ने कभी ये नहीं कहा कि जोग्राफिया ही तकदीर है। यह जुमला बाद में उनसे मंसूब कर दिया गया, हालांकि उनकी असल फिक्र कहीं ज्यादा मुतवाज़िन थी। उनके मुताबिक जोग्राफिया समाजी यकजहती, मजबूत रियासी ढांचा और माशी वसाइल एक दूसरे से जुड़े हुए अनासर हैं। अगर उनमें से कोई एक भी उनसर गायब हो जाए तो ताकत का तवाजुन बिगड़ने लगता है। इसीलिए वो हमेशा रियासत को एक मुकम्मल निजाम के तौर पे देखते थे, ना कि सिर्फ फौज या मईशत के जाविये से। उसी नजरिए को मौजूदा ईरान पे लागू किया जाए तो एक दिलचस्प तस्वीर सामने आती है। ईरान गुज़श्ता कई बरसों से सख्त मुआशी पाबंदियों, महंगाई, करेंसी की गिरावट, सियासी दबाव, अंदरूनी इख्तलाफात का सामना करता रहा। उसके बावजूद जब बैरूनी दबाव बढ़ा तो रियासत अपने दिफाई फैसलों पर निस्बतन मुनज़्ज़म अंदाज में अमल करती दिखाई दी। कई एक्सपर्ट्स का एक ख्याल है कि उसकी वजह ईरानी कौमी शनाख्त, तारीखी शऊर और रियासती इदारों का तसलसल है। ईरान की तहजीबी तारीख हजारों सालों पर मुहित है। उसने मुख्तलिफ अदवार में हमले, सल्तनतों का उरूज व ज़वाल और बैरूनी दबाव देखा। यही तजर्बा उसके कौमी रवैये को मुतासिर करता है। इसके बरक्स खलीजी अरब रियासतों के बारे में बाज़ मुहक्किकीन मुख्तलिफ नुक्ता नजर पेश करते हैं। उनके मुताबिक उन रियासतों की जदीद सियासी तश्कील पहली जंग अजीम के बाद वजूद में आने वाले बैनुल अक़वामी इंतजामात के नतीजे में हुई, तो उनकी सलामती का बड़ा हिस्सा बैरूनी दिफाई शराकतदारी से वाबस्ता रहा, खासतौर पर अमरीका के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि वो रियासतें कमजोर है, बल्कि ये उनका सिक्योरिटी मॉडल जो है वो मुख्तलिफ है। इब्ने खुल्दून की इस्तिलाहात में देखा जाए तो एक ऐसा निजाम जो अपनी बका के लिए बैरूनी ताकत पर ज्यादा इन्हिसार करे, वो हमेशा अपने फैसलों में मुकम्मल खुद मुख्तारी हासिल नहीं कर पाता। यही वजह है कि खलीज की रियासतें अक्सर वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तवाजुन बरकरार रखने की कोशिश करती हैं। इस बहस का एक मजहबी और तारीखी पहलू भी है। इब्ने खुल्दून ने अरब कबाइल की तारीख का जायजा लेते हुए लिखा था कि कबल अज़ इस्लाम मुख्तलिफ कबाइल अपनी अपनी शनाख्त रखते थे, लेकिन उनमें वो इज्तमाई रब्त मौजूद नहीं था जो एक मजबूत रियासत की बुनियाद बन सके। उनके नजदीक इस्लाम ने उन कबाइल को एक मुश्तरका नजरियाती मरकज दिया, जिसके बाद वो एक मुनज़्ज़म सियासी कुव्वत में तब्दील हो गए। जदीद मुहक्किकीन इस नजरिए को मौजूदा दौर पे मिन्नुअन लागू नहीं करते, लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि किसी भी रियासत की तवील मुद्दत ताकत सिर्फ हथियारों से नहीं
बल्कि उसके समाजी ढांचे से पैदा होती है। यही वजह है कि मौजूदा बहरान में ईरान ने सिर्फ अपनी जोग्राफियाई हैसियत पे इन्हिसार नहीं किया, बल्कि रूस और चीन के साथ ताल्लुकात को भी अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया। अगरचे ये ताल्लुकात मुकम्मल फौजी इत्तेहाद की शक्ल में नहीं है, लेकिन तवानाई, तजारत, सिफारतकारी और दिफाई ताउन के मुख्तलिफ पहलू ईरान को बैनुल-अक़वामी तन्हाई से जुज़वी तौर पर निकालने में मदद देते हैं। दूसरी तरफ अमरीका के पास नेटो इत्तेहादी, खलीजी शराकतदार, बहरीन में 5वां बहरी बेड़ा, कतर में अल-उदैद एयरबेस, खित्ते में मुतअद्दिद दिफाई मुआहदे मौजूद है। उससे ये वाज़ेह होता है कि जदीद दुनिया में ताकत सिर्फ अंदरूनी सलाहियत से नहीं बल्कि काबिल एतमाद इत्तेहादों से भी बनती है। ये तमाम अवामिल हमें एक अहम नतीजे तक पहुंचाते हैं कि अगर किसी रियासत के पास मजबूत जोग्राफिया हो लेकिन कमजोर मईशत हो तो उसकी ताकत महदूद है। अगर मईशत मजबूत हो, अवामी एतमाद ना हो तो बहरान के बाद रियासत मुश्किल का शिकार हो जाएगी। अगर समाजी इत्तेहाद मौजूद हो लेकिन रियासती इदारे गैर मुअस्सर हो तो तवील मुद्दत इस्तेहकाम बरकरार रखना मुश्किल होगा। इसीलिए इब्न खुल्दून ने कभी किसी एक उनसर को फैसला कुन हैसियत नहीं दी, बल्कि हमेशा इन तमाम अवामिल को एक मरबूत निजाम के तौर पर देखा। आज आबनाए हरमुज का बहरान सिर्फ ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी नहीं है, बल्कि इसने पूरी दुनिया को एक पुराना सबक दोबारा याद दिलाया कि ताकत की तारीफ मुसलसल बदल रही है। कभी फौज फैसला करती है, कभी मईशत, कभी जोग्राफिया, कभी मुआशरे की अंदरूनी मजबूती। लेकिन जब ये तमाम अनासिर एक दूसरे के साथ जुड़ जाएं तो फिर एक ऐसी हिकमत अमली वजूद में आती है जिसे सिर्फ फौजी बरतरी से शिकस्त देना आसान नहीं होता। तो अब सवाल यह है कि आने वाले बरसों में दुनिया इस तजर्बे से क्या सीखेगी? क्या बड़ी ताकतें अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगी, या फिर आबनाए हरमुज मुस्तकबिल में भी आलमी सियासत की सबसे हसास जगह बनी रहेगी? तो हम इस पूरे मंजरनामे में इब्न खुल्दून की 700 साल पुरानी फिक्र 21वीं सदी की आलमी सियासत के लिए क्या सबक छोड़ के जा रही है, इसका जवाब आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ ममालिक के इक़दामात से देखने को मिलेगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के पास।